आरक्षण को लेकर के देश में फिर से बवाल और विवादित टिप्पणियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जनरल कैटेगरी के लोग ये कहते हैं आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए या फिर अगर आरक्षण रहे तो इसे गरीबी के आधार पर देना चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष के लोग जो हैं एस सी एस टी ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आरक्षण जो है ये कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। जिस आधार पर या जिस वजह से ये आरक्षण दिया गया था, अगर वो स्थिति बदल चुकी है, अगर वो हालात बदल चुके हैं, तो आरक्षण खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? सच्चाई क्या है? आरक्षण को लेकर के बार-बार विवाद जो है वो क्यों उत्पन्न होता है? ये सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचिए कि थोड़ी देर पहले, कुछ ही महीनों पहले यूजीसी को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। उस विवाद ने ऐसा माहौल देश का बना दिया था कि देश के लोग अलग-अलग जातीय समुदायों में बँट गए थे। एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे। सड़कें खून से लाल कर देने की बात कही जाने लगी थी। मरने-मराने तक की चर्चाएँ होने लगी थी। अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ था। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी नाम की एक पार्टी सामने आती है और मिलियंस लोग उसके साथ जुड़ते हैं। हालांकि देश के युवाओं के साथ जुड़ा हुआ वो मुद्दा था, लेकिन उस मुद्दे को लेकर के भी कई अटकलें लगाई गई कि इसके पीछे कौन राजनीतिक दल हो सकते हैं जो ऐसा माहौल देश का बनवा रहे हैं। लोगों ने अलग अलग इसके ऊपर कमेंट्स किए, लोगों ने इस पर अपनी बात रखी कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, और ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये स्टूडेंट्स का मसला है, जेनजी का मसला है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का हाथ नहीं है। फंडिंग को लेकर के बात हुई, बड़े सारे मसले हुए और अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ था। उस पर जो कुछ हुआ है उसके बाद अब आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू हो गया। मिलियंस लोग इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर इस मुहिम के साथ जुड़ गए हैं और वो अपनी अपनी राय देने लगे हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या आरक्षण समाप्त हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, या फिर खत्म हो चुका है, या फिर आरक्षण जो है वो गरीबी के आधार पर मिलेगा या मिलना चाहिए? ये सब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी घटनाओं पर नजर डालना जरूरी है जिनके बिना ये खबर पूरी नहीं हो सकती। आप सोचिए कि इस देश में जब मुगलों ने आक्रमण किया, हमला करके इस देश में वो पहुंचे, तो उनकी संख्या कितनी रही होगी? 500, 1000, 10,000, 50,000 या 1 लाख? इससे ज्यादा लोग तो नहीं रहे होंगे। जब उन लोगों ने इस देश पर हमला किया, भारतवर्ष पर हमला किया, इस देश में घुसपैठ किया और अंदर आ गए, कौन लोग थे जो उन लोगों के साथ रिश्तेदारियां बनाने लगे? कौन लोग थे जो उन लोगों के वजीर मंत्री बनने लगे? कौन लोग थे जो उनके साथ संधियां करने लगे? कौन लोग थे जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए और देश का नुकसान किया? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस देश की जितनी जनसंख्या थी, वो जनसंख्या उस वक्त उनके खिलाफ क्यों नहीं हो पाई, उन पर हमला क्यों नहीं कर पाई, और राजशाही में ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सोचना बेहद जरूरी है। उसके बाद अंग्रेज इस देश में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर। वो इस देश पर राज करने लगे। अंग्रेजों के साथ किन लोगों ने हाथ मिलाया? वो लोग कौन थे जो लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए, अपने ही देश के खिलाफ काम करने लगे और अंग्रेजों का साथ दिया देश को गुलाम करने में? सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद आरक्षण पर भी चर्चा करेंगे। तो लौट करके आते हैं देश की आजादी के बाद। जब देश आजाद होता है, अंग्रेज यहां से चले जाते हैं, तो देश का संविधान बनता है, जिस संविधान में आरक्षण का प्रावधान था या है। आरक्षण के प्रावधान रखने का कारण क्या था और क्यों जरूरत आन पड़ी थी? और जिन लोगों को आरक्षण मिलता है वो लोग ये कहते हैं कि उन लोगों की पॉपुलेशन 85% है। अगर मान लिया जाए कि देश में 100 लोग रहते हैं, 100 में से 85% वो लोग हैं और 15% वो लोग हैं जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता। हालांकि अब उन लोगों को भी, जनरल कैटेगरी के लोगों को भी 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो मिल रहा है। तो अब मान लीजिए कि देश में 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 15% लोग जो हैं
उनको 10% आरक्षण मिल रहा है और 85% यानी 85% जो लोग हैं, जो कहा जा रहा है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद जनगणना को लेकर के कई बार विवाद हुआ है, लेकिन जनगणना क्यों नहीं करवाई जाती, ओबीसी की संख्या सामने क्यों नहीं आती, इस पर कई बार बहस हुई है और बहस होती रही है और होती रहेगी। कब ये सेंसस होगा, कब पता चलेगा कि देश के अंदर जितनी भी जातियां हैं, उन जातियों की कितनी संख्या है। इसमें ओबीसी की एक अहम भूमिका रहेगी इस जनगणना में अगर हुई तो। लेकिन मोटे-मोटे तौर पर अगर इसे समझ लें तो मान लीजिए कि देश के अंदर 100 लोग रहते हैं। 100 में से 85% एससी, एसटी, ओबीसी लोग हैं और 15% वो लोग हैं जो जनरल कैटेगरी खुद को कहते हैं। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, इंसान तो इंसान है। जनरल कैटेगरी कहे जाने वाले 15% लोग हमेशा से विरोध करते आए हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण ने देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। ये तरक्की के पाँव में जंजीर है। इस वजह से देश का नुकसान हो रहा है। इसे खत्म कर देना चाहिए या फिर इसे गरीबी के आधार पर देना चाहिए। अब आप सोचिए कि देश के 85% लोगों को कितना आरक्षण मिल रहा है और 15% लोगों को कितना आरक्षण मिल रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो उन्हें भी मिल रहा है, जनरल कैटेगरी के लोगों को। अब चर्चा ये हो रही है कि या तो आरक्षण खत्म कर दिया जाए या फिर आरक्षण गरीबी के आधार पर दिया जाए। लेकिन दूसरी पक्ष के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग ये कहते हैं कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम थोड़ी है। ये जिन कारणों से दिया गया था, अगर वो कारण, वो समस्या का समाधान हो गया है, तो आरक्षण खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। वो मानते हैं कि जातिवाद सबसे बड़ा आरक्षण है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि देश में जातिवाद नहीं है। ये तो जनरल कैटेगरी के लोग भी मानते हैं। अब कुछ जनरल कैटेगरी के लोग ये कह रहे हैं कि काबिलियत पे बात करिए, एससी, एसटी, ओबीसी कब तक आरक्षण लेंगे? अब तो 75 साल होने को हैं, 75 साल हो गए आरक्षण मिलते हुए। तो वो लोग ये कहते हैं कि अब तो ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग बैठ गए। अब तो वो पढ़ लिख गए हैं, उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर के ऑफिसर लग गए, नौकरियां करने लगे हैं। अब आरक्षण की क्या जरूरत है? उन लोगों का आरक्षण जो हटा देना चाहिए, उन्हें क्रीमी लेयर लागू करनी चाहिए कि जो लोग पढ़ लिख गए हैं, ऊंचे ओहदों पर चले गए हैं, नौकरियां लग गई हैं, अब उनकी अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरा पक्ष एससी, एसटी, ओबीसी क्या कहता है? वो कहता है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आरक्षण दिया गया है, उसकी आड़ में जो उसे सुदामा कोटा वो कहते हैं कि ये जो आरक्षण इन्हें दिया गया है, इस आरक्षण में इनकी आय जो है साल की वो कितनी है? तो वो कहते हैं कि 8 लाख जो है, या 8 लाख से कम आय होनी चाहिए। तो मंथली जो है वो 60, 65, 66 हज़ार रुपया जो है पर मंथ बैठता है। और भूमि कितनी होनी चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है कि इन लोगों के पास कितनी भूमि होनी चाहिए? 8 लाख सालाना आय होनी चाहिए या से थोड़ी कम। 5 एकड़ कृषि ज़मीन, इसके अलावा आवासीय फ्लैट शहर या अन्य क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। आवासीय प्लाट नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से बड़ा नहीं होना चाहिए। आवासीय प्लाट अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण ले सकते हैं। अब वो कहते हैं कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेने वालों को ये लाभ, तो जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, तो कितने लोग हैं जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी, 5 एकड़ भूमि है और ये फ्लैट है, मतलब 1000 वर्ग फीट का फ्लैट है, या फिर आवासीय प्लाट है नगर पालिका में 100 वर्ग गज से बड़ा नहीं है जो, और आवासीय प्लाट अन्य क्षेत्र में अगर है तो 200 वर्ग गज से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इतना कितने दलितों के पास है, कितने एससी, एसटी, ओबीसी के पास है, वो ये कहते हैं। वो उसका जवाब कुछ इस तरीके से देते हैं। लेकिन ये जो घमासान मचा हुआ है, ये घमासान का हल आखिर कैसे निकलेगा? गरीबी के आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए या फिर एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग जो कहते हैं कि जिस समस्या का समाधान करने के लिए आरक्षण लागू किया गया था, उस समस्या का समाधान जब होगा, आरक्षण खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि जाति को खत्म कर दो, आरक्षण खुद ब खुद खत्म होगा। लेकिन भारत का सिस्टम क्या है? इस भारत के अंदर मान लीजिए कि 4 मंजिला एक इमारत है।
उस इमारत के जिस माले में जो पैदा होगा, वो उसी माले में मरेगा। इस माले में ना तो लिफ्ट है, ना ही इस माले में कोई सीढ़ी है कि आप एक माले से दूसरे माले में जा सकें। आप जितना मर्ज़ी पढ़ लीजिए, अगर आप दलित हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो आप वही रहेंगे। आप बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं बन सकते, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये सब कुछ होता है। तो वर्ण व्यवस्था 4 हिस्सों में भारत के लोगों को बाँट देती है। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी लकड़हारे के घर में लड़का पैदा होता है, तो वो लकड़हारा ही रहेगा। तो आप मान लीजिए अगर मछुआरे के घर में लड़का पैदा होता है, तो वो मछुआरा रहेगा। वो पढ़ लिख कर के भी अपनी जाति नहीं बदल सकता, तो जाति इस देश में नहीं बदल सकती। अब दिक्कत कहाँ है कि 85% लोग एक माले में हैं, और जिस माले में वो हैं, वो भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलना चाहते। एक दूसरे की जाति में शादियां तो वो भी नहीं करते, जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं। उनमें उनमें क्या उनके अंदर भी बड़ी सारी धारणाएं हैं, बड़ी सारे एक दूसरे को लेकर के विचार हैं। वो एक दूसरे से ऊंचा अपने आप को समझते हैं, और अपने सामने वाले को अपने से नीचा समझते हैं। ये झूठ नहीं, ये सच है। तो ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरीज में ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी ये धारणाएं हैं। वो भी एक दूसरे को लेकर के ऐसी चीजें सोचते हैं। आप कई शंकराचार्यों की बातों को सुन लीजिए, वो बता देंगे कि कौन। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये 4 मंजिला इमारत है। 4 मंजिला इमारत में जो जहाँ पर पैदा होगा वो वहीं मरेगा। इस इमारत में ना तो नीचे आने के लिए या शिफ्ट होने के लिए दूसरे माले में कोई सीढ़ी है, और ना ही इसके अंदर कोई लिफ्ट है। आप जहाँ पैदा हुए आपको वहीं रहना है और वहीं पर मरना है। ये वर्ण व्यवस्था कहती है इस देश की।